फ्रांस की क्रांति के कारणों को देख लेने के बाद अब हम अपने इस वीडियो में देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही। मतलब विभिन्न दार्शनिकों ने फ्रांस की क्रांति संपन्न होने में अपनी क्या क्या भूमिका निभाई, क्या क्या विचार प्रस्तुत किए। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे वो पीसीएस का, चाहे यूपीएससी का, कोई भी पेपर देख लो आप, मेंस का, हर एग्जाम में हर बार किसी न किसी नए तरीके से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं दार्शनिकों की भूमिका में। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका को लेकर हमारे सामने दो मत आते हैं। ठीक है, दो मत हमें देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से दो मत है। भूमिका में दो मत आते हैं हमारे सामने। पहला तो नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना होगा। फ्रांस की क्रांति के दौरान उसका उद्भव होता है, उसी के पश्चात होता है, और उसका नेपोलियन का जो उद्भव है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रांस की क्रांति इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए कि अन्य क्रांतियों की अपेक्षा अगर किसी भी क्रांति से मिला के एक या दो प्रश्न बनते हैं तो फ्रांस की क्रांति में 3-3, 4-4 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो भूमिका को लेकर दो मत सामने आते हैं। पहला मत नेपोलियन का आता है। नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन ने कहा कि रूसो एक यूरोप का एक महान दार्शनिक था। रूसो और इसके अलावा जो मैं अन्य दार्शनिकों की चर्चा करूंगी आपसे, उन्हें आप पुनर्जागरण काल में भी, प्रबोधन काल में भी और यहाँ पे फ्रांस की क्रांति में भी पढ़ोगे, इसलिए इनका नाम आप एकदम रट लो। ठीक है, नेपोलियन ने क्या कहा कि यदि रूसो ना होता, रूसो कौन था? दार्शनिक था। यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी ना होती। फ्रांस की क्रांति भी ना होती। ओके, मतलब नेपोलियन ने पूरी तरह से फ्रांस की क्रांति का जो जिम्मेदार था वो इन दार्शनिकों को माना। ठीक है, क्या कहा? यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी ना होती, मतलब रूसो के कारण ही फ्रांस की क्रांति हुई। दूसरा मत हमें देखने को मिलता है कि यदि रूसो पालने में भी मर गया होता, पालने में भी मर गया होता तो भी क्रांति होती, तो भी क्रांति होती। इसका मतलब क्या है कि इस वाले मत में दो मत है। जो फर्स्ट मत है इसमें दार्शनिकों को ही जिम्मेदार माना गया, और जो दूसरा मत है इसमें यह कहा गया कि यदि रूसो पालने में भी मर गया होता, मतलब यदि रूसो ना भी होता तो भी फ्रांस की क्रांति होती, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के लिए जो परिस्थितियां थी वो वहां की तात्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी, ना कि उसमें दार्शनिकों की कोई भूमिका है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देख लिया कि आखिर भूमिका में हमारे सामने कौन कौन से मत प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो मत प्रस्तुत किए जाते हैं। अब इसके आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि आखिर इन दार्शनिकों ने कहा क्या, इन्होंने आखिर अपने कौन से विचार प्रस्तुत किए, या विचार प्रस्तुत किए या खुद क्रांति के लिए रोड पर आए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने आखिर किया क्या। सबसे पहले हम करते हैं बात रूसो की। देखिए रूसो ने क्या कहा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन में इनकी जो विचारधारा है वो डाल देते हैं तो क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छी मार्किंग होगी इस प्रश्न की। तो हम देख लेते हैं कि रूसो ने आखिर क्या कहा। रूसो ने कहा कि इस प्रकृति में मानव ने स्वतंत्र जन्म लिया है। ओके, क्या कहा? इस प्रकृति में मानव ने स्वतंत्र जन्म लिया है और प्रकृति ने सभी मानव को समान संसाधन उपलब्ध कराए हैं। प्रकृति ने सभी मानव को समान संसाधन उपलब्ध कराए हैं, फिर भी आज मनुष्य स्वतंत्रता रूप, उसके आगे जो स्वतंत्रता है, उसको जो दी गई स्वतंत्रता है, उसमें स्वतंत्रता उसकी बाधित हो चुकी है। वो कई सारी बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। रूसो ने मोटे मोटे तौर पर रूसो ने असमानता पर चोट की।
मतलब अब ये तो आप अभी ही इतना भेदभाव मूलक समाज है हमारा, तात्कालीन जो समाज था वो और भी ज्यादा भेदभाव मूलक था। अब तो संविधान होने से क्या हुआ है कि लोगों के भेदभाव मूलक समाज में क्या हुआ है, थोड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन तात्कालीन समाज 17वीं 18वीं 16वीं सदी का जो समाज था वो बहुत असमानता मूलक समाज था, बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते थे लोगों के साथ। इस कारण रूसों ने क्या कहा कि आज मनुष्य भले स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन कई सारी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मनुष्य रूसों के द्वारा समानता, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो सिद्धांत दिया गया वही सिद्धांत फ्रांस की क्रांति का आधार बना। रूसों ने ये नहीं कहा कि आप क्रांति करो, लेकिन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो बीड़ा रूसों ने उठाया वही आगे चलकर फ्रांस की क्रांति का आधार बनता है, ठीक है। रूसों ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक पुस्तक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इस पुस्तक में उसने समझौतावादी सिद्धांत दिया, ठीक है। कौन सा सिद्धांत दिया? समझौतावादी सिद्धांत दिया, क्योंकि सबसे प्रमुख भूमिका फ्रांस की क्रांति में रही तो वो रूसों की ही रही, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपनी पुस्तक में समझौतावादी सिद्धांत दिया, जिसमें इसमें क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर एक समाज का वर्णन किया गया था, जो कि आगे चलकर फ्रांस की क्रांति का आधार बनता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मोटे मोटे तौर पर इसने क्या किया? असमानता पर बल दिया या असमानता पर चोट की, असमानता पर चोट की इसने, ठीक है। ये आ गया होगा आपको समझ में। जैसा मैंने बोला है वर्ड, रिपीट किया है मैंने कई बार, आप वैसा ही से लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, अगले विचारक पर आते हैं, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का नाम शायद आपने सुना हो। मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया? मॉन्टेस्क्यू ने, हाँ, सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने कहा क्या? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि हर राजा जनता का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। हर राजा जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जनता ही राजा को चुनने का अधिकार रखती है। परंतु यदि जो जनता है, जो सामान्य जनता है समाज की, वह राजा से असंतुष्ट होती है, उसके कार्यों से असंतुष्ट होती है, तो जनता को राजा को पदच्युत करने का भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? राजा जो है वो जनता का प्रतिनिधि होता है और यदि राजा जनता के खिलाफ या जनता की हित के लिए कोई कार्य नहीं करता तो जनता को उसे पदच्युत करने का भी अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मॉन्टेस्क्यू ने राजा तथा जनता की शक्तियों को पृथक किया, शक्तियों को पृथक कर दिया और इस सिद्धांत को कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा सिद्धांत दिया? शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत दिया, ठीक है। ये हो गया, याद रखेंगे आप इसे। फिर अगला एक आता है प्रमुख विचारक, वोल्टेयर। वोल्टेयर ने क्या कहा? वोल्टेयर ने कहा, मोटे मोटे तौर पर वोल्टेयर ने तात्कालीन समाज में जो चर्च व्यवस्था चली आ रही थी, चर्च व्यवस्था वही जहाँ पे पादरी हुआ करते थे और पादरी क्या करते थे? स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे, ठीक है। जनता पर कर आरोपित करते थे और जनता का बहुत ज्यादा शोषण करते थे। तो वोल्टेयर ने चर्च व्यवस्था पर प्रहार किया, वोल्टेयर ने चर्च व्यवस्था पर प्रहार किया और उसके साथ ही राजा और राजा के जो मुख्य अवयव थे, मुख्य अवयव कौन? वही सामंत, कुलीन और पादरी, सामंत, कुलीन और पादरी। तो क्या किया? चर्च व्यवस्था पर प्रहार किया और उसके साथ साथ राजा और उसके अवयवों सामंत, कुलीन और पादरियों के जो शोषण थे उन पर खुलकर उनकी निंदा की।
चर्च व्यवस्था पर वोल्टेयर ने प्रहार किया, चर्च व्यवस्था पर प्रहार किया और राजा व उनके अवयव पर, अवयव कौन लिख लेंगे, सामंत, कुलीन और पादरी, उनके अवयव की खुलकर निंदा की। ठीक है, तो इन तीनों दार्शनिकों के अलावा अन्य भी दार्शनिक रहे, दिदरो जैसे दार्शनिक रहे, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं तीनों के जो विचार है वो हमारे सामने आते हैं। तो आपको इन तीनों, आप ध्यान से तीनों के विचारों को देखिए, आपको यह लगेगा कि इन तीनों विचारकों ने कोई भी क्रांति का आह्वान नहीं किया और ना ही नेतृत्व करते हुए, क्रांति का नेतृत्व करते हुए सड़कों पर आए, परंतु फिर भी इन्होंने ऐसे विचारों को प्रस्तुत किया जो क्रांति का आधार तैयार करते हैं। मतलब क्रांति के लिए जो जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जनता दुखी हुई, ठीक है, दुखी होने के बावजूद, इतनी शोषित होने के बावजूद उनके अंदर से क्रांति की बात नहीं आती, किंतु जब उन्होंने इनके विचारों को सुना कि असमानता पर चोट, शक्ति का पृथक्करण, पदच्युत करने का जो अधिकार है हमें, और इनकी चर्च व्यवस्था पर इसने प्रहार किया, चर्च व्यवस्था के खिलाफ उनके अंदर क्या हुआ, घृणा का भाव उत्पन्न हो गया जनता के मन में, और राजा और उसके अवयव की खुलकर जब निंदा की, तो ये सारी चीजें उनके, जैसे कहते हैं ना कि हमारे मन में जो विचार होते हैं वो तब तक बाहर नहीं आते जब तक सामने वाला हमें मोटिवेट ना करे। वहां की जनता अत्यंत डरी हुई थी, लेकिन जब ये इनके विचारों को सुनती है, इनके विचारों को देखती है, तो उनके मन में क्रांति का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब हम सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इन विचारकों ने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति की कोई बात नहीं करी, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से क्रांति का एक आधार तैयार किया, परंतु जो क्रांति का मुख्य कारण बना वो तो फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां बनी, और इन दार्शनिकों ने उस क्रांति में उत्प्रेरक के समान कार्य किया। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में, उत्प्रेरक केमिस्ट्री से रिलेटेड, रसायन शास्त्र से रिलेटेड एक वर्ड है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, किंतु उसके संपन्न होने के दौरान उसे परिवर्तित जरूर कर देते हैं। तो इन्होंने, जो दार्शनिक थे, इन्होंने इस क्रांति में उत्प्रेरक के समान कार्य किया कि स्वयं तो क्रांति में भाग नहीं लिया और ना ही कोई क्रांति की बात करी, बल्कि क्रांति के दौरान उसे संपन्न करने और उसे मतलब अंदर से और ज्यादा सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो आप इसे इस रूप में लिख सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से समझ में आया ही होगा, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से बताया है कि जिसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता उसे भी समझ में इससे आ सकता है। और मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग से, आप वीडियो को पॉज कर करके आप ये पूरी चीजें नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि मैम आपके नए वीडियो कब आते हैं, मुझे मिल नहीं पाते, तो आप वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, इसलिए मेरे जो नए वीडियो होंगे वो आपके पास तुरंत आ जाएंगे और आप उसे देख पाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप इसे पढ़ ले। और फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका के बाद कारण हो गए, भूमिका हो गई। अब उसके बाद घटनाएं कौन कौन सी इस क्रांति के दौरान, क्योंकि फ्रांस की क्रांति बहुत ज्यादा वृहद है, तो उसके बाद घटनाएं कौन कौन सी हुई, मुख्य घटनाएं, उसके बाद नेपोलियन का उद्भव, प्रभाव, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करते जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।